हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल DLI डेडिकेटेड टू लर्न एंड इम्प्रूव। फ्रेंड्स, हम सब लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए 31 जुलाई एवरी ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे कि कैसे हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इट वुड बी बेटर कि आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देखें, प्रेफरेबली कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टीवी में। फ्रेंड्स, अगर आपने फ़ोन में ये वीडियो प्ले किया है तो इस बटन को प्रेस करने से अगर आपका टीवी और फोन सेम वाईफाई नेटवर्क पे होंगे तो आपका टीवी शो करने लगेगा और टीवी का नाम क्लिक करते ही ये वीडियो टीवी पर बड़ी स्क्रीन पर चलने लगेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ मैं टाइम बार पे टॉपिक्स के नाम मेंशन कर दूंगा, तो आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जंप करके भी उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गूगल में लिख लिया ITR ऑनलाइन, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट हमें मिल जाएगी। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर टिक करने के बाद अपना पासवर्ड डाल देंगे, देन अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमें सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2025-26, उसमें जो भी हमारी इनकम हुई उसकी डिटेल हम इस साल दे रहे हैं, यानी उसका असेसमेंट इस ईयर होगा। सो 2026-27 इज द असेसमेंट ईयर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो मैं यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर 2026-27 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, हम सब लोग अवेयर ही होंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद से नेक्स्ट ईयर से ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर से एक सिंगल टर्म यूज होगी, टैक्स ईयर। जिस साल के टैक्स की डिटेल्स शो की जा रही हैं उसी को हम टैक्स ईयर कहेंगे। तो वहाँ फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। मोड ऑफ फाइलिंग में मैं ऑनलाइन क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू के बाद मैं आता हूँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग, बट बिफोर दैट आपके पास जो डेटा है वो होना चाहिए। आपकी सारी इनकम, इंटरेस्ट अर्निंग, कैपिटल गेन्स, ये सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए ताकि आप सही से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएं। यहाँ पर एक है AIS, तो आई होप आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। AIS इज एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर AIS पे क्लिक कर देता हूँ, या आप चाहें तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड AIS TIS। यहाँ क्लिक करने से AIS और TAS दोनों डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो मैंने दोनों को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लिया है। ये दोनों PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगी और उनके पासवर्ड के लिए यहीं पर हिंट लिखा है कि आपको आपका पैन नंबर स्मॉल लेटर्स में डालना होगा, फॉलोड बाय योर डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डालकर PDF को ओपन कर लेता हूँ। अब इस PDF में आपको सारी डिटेल दिख जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ से कितनी इनकम हुई है। सिमिलरली TIS भी एक बार ओपन कर देख लेते हैं। TIS इज टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। इसमें पूरी समरी की फॉर्म में आपको कहाँ कहाँ से कितनी अर्निंग हुई है वो सारा दिखता है, और वेरियस सोर्सेज से कितना टैक्स डिडक्ट होकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करा दिया गया है वो सारी डिटेल इसमें विजिबल होती हैं। एंड फाइनली एक चीज और डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ ई फाइल में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ फॉर्म 26 AS है जो कि ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से था। नेक्स्ट ईयर से क्योंकि अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है, तो यहाँ पर इस फॉर्म का नाम जो है वो चेंज होकर हो गया है फॉर्म 168। तो पहले जो फॉर्म्स थे उनको सीक्वेंस में नंबर कर दिया गया है और इस फॉर्म का नंबर अब बढ़कर हो गया है 168। तो नेक्स्ट ईयर से ये एप्लीकेबल होगा। अभी मैं इसको क्लिक कर देता हूं। ये करने से यहाँ पर एक चेकबॉक्स आता है, इसको क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट, इसको क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2026-27, व्यू एज HTML करेंगे और यहाँ व्यू दबा देंगे एंड देन एक्सपोर्ट एज PDF। ऐसा करने से PDF में फॉर्म 26S डाउनलोड हो जाएगा। इसमें भी आपकी सारी अर्निंग्स की डिटेल है, आपको जिस जिस सोर्स से अर्निंग हुई होगी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट हुई होगी। तो मेक श्योर कि अगर आप भी अपनी अर्निंग का रिकॉर्ड रखते हैं तो वो फॉर्म 16, आपकी पासबुक्स कि उनमें आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, AIS TIS फॉर्म 26AS, ये सभी आपके पास होने चाहिए और ये सभी आप मैच करने के बाद ही अपना रिटर्न फाइल करें, सो दैट कुछ ऐसा ना हो कि कुछ इनकम इनएडवर्टेंटली आपने शो नहीं की लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में AIS या TIS के अंदर वो चीज मेंशन कर रखी हो। इंडिविजुअल, प्रोसीड, ITR के 4 फॉर्म्स हैं। तो अगर आपके कैपिटल गेन्स नहीं है, आपका शेयर मार्केट से या फिर कोई कमोडिटी या प्रॉपर्टी बेचकर कोई इनकम नहीं हुई है या लॉस नहीं हुआ है,
तो आप सिंपली ITR 1 भर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख भी रहा है कि रेजिडेंट जिनकी इनकम लेस देन 50 lakhs है वो ITR 1 भर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 पे मैं क्लिक करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम फाइलिंग द रिटर्न, क्योंकि मेरी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो मैं इसको क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें वेरियस टैब्स हैं, बस इनमें मुझे इन्फॉर्मेशन भरनी है और अपना रिटर्न सबमिट कर देना है। सबसे पहले मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से मेरी पर्सनल डिटेल्स जैसे नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब शो कर देगा। इसको आप क्रॉस चेक कर लें। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो एडिट का बटन है वो ग्रेड आउट है, यानी मैं उसको क्लिक नहीं कर सकता, यानी ये डिटेल में एग्जिट नहीं कर सकता। द रीजन बीइंग कि ये आपके पैन डेटाबेस से इंफॉर्मेशन उठाता है, तो अगर आपको ये डिटेल चेंज करनी है तो आपको पैन में चेंज कराना होगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने से ये मेरा मोबाइल नंबर शो कर रहा है, ईमेल आईडी शो कर रहा है, एड्रेस शो कर रहा है। अगर आप कुछ भी इनमें से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है सेकेंडरी एड्रेस, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। इसको मैं येस कर देता हूँ क्योंकि मैंडेटरी फील्ड है। अगर आप इस फील्ड को ओपन कर नहीं देखते हैं और लास्ट में जब आप वैलिडेट करने के लिए जाते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो एरर दिखाएगा कि आपने सेकेंडरी एड्रेस में कुछ शो नहीं किया है। तो मैं इसको यहाँ पर येस कर देता हूँ कि मेरा जो सेकेंडरी एड्रेस है वो प्राइमरी एड्रेस के जैसा ही है, सेम है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एड्रेस की डिटेल थी वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी। अब मैं नेक्स्ट सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा प्राइमरी सेकेंडरी एड्रेस यहाँ पे अपडेट हो गया है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट, PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं और NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलता है, यानी गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूशन उनको देती है, तो वो अंडर सेक्शन 80 CCD2 इवन अंडर न्यू टैक्स रिजीम टैक्स फ्री होता है। लेकिन 80 CCD2 की रिबेट अंडर चैप्टर 6A आपको तभी मिलेगी अगर आप यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो इस फील्ड को सेलेक्ट करना ना भूलें। नाउ इनकम टैक्स रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) बिकॉज आई एम फाइलिंग द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट। आगे और भी केसेस हैं, अगर बिलेटेड रिटर्न है तो आप 139(4) में कर सकते हैं। इसमें 5 लाख तक की इनकम पे 1,000 रुपए पेनल्टी लगती है, 5 लाख से ऊपर की इनकम पे 5,000 की पेनल्टी लगती है अगर आप ड्यू डेट के बाद भरते हैं तो। और अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कुछ अपडेट हुआ है या कुछ गलती आपने कर दी थी, तो आप अंडर सेक्शन 113(5) रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 151 BSE 6। यहां ये पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम ना लेते हुए ओल्ड टैक्स रिजीम से ही भरें। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर से इनकम टैक्स के स्लैब इतने ल्यूक्रेटिव बना दिए हैं, आई डोंट थिंक कि ऐसे ज्यादा केसेस बचे होंगे जिनमें ओल्ड टैक्स रिजीम से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। तो यहां मैं नो ही रहने देता हूं, दैट इज मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल करना चाहता हूं। रिटर्न क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव SSC भर रहा है? नहीं जी, मैं खुद भर रहा हूं, तो मैं इसको नो क्लिक करता हूं। एंड लास्ट में है बैंक डिटेल्स। इसमें 2 बैंक्स की डिटेल शो कर रहा है, इनमें से जिसको भी आप रिफंड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई नया बैंक अकाउंट आपने खुलवाया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसकी डिटेल यहां शो नहीं हो रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐड अनदर में जाकर बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप यानी आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, क्या है, अकाउंट होल्डर टाइप प्राइमरी है, जॉइंट है और IFSC, ये सब डिटेल भर कर आप वो डिटेल भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट मिला है तो उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास AIS और TIS में विजिबल होती है। तो ऐसा ना हो कि कोई बैंक डिटेल आप शो नहीं कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास विजिबल है। सो इसीलिए माय सजेशन वुड बी कि अगर आपने कोई बैंक अकाउंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ओपन किया है, चाहे उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है, तो इट्स बेटर कि आप उसको यहाँ पर शो कर दें। जब ये डिटेल आप भर लेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू E-वेरीफाई का एक ऑप्शन आएगा। वेरिफिकेशन के बाद वो बैंक अकाउंट भी आपके अदर बैंक अकाउंट की डिटेल में ऐड हो जाएगा। नाउ ये डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद यहाँ मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। तो फ्रेंड्स, आपका एम्प्लॉयर जो आपको फॉर्म 16 इशू करता है, या फिर अगर आप पेंशनर हैं तो आपका बैंक जो आपको फॉर्म 16A इशू करता है, ये फॉर्म 16, 16A, ये प्रीवियस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये फॉर्म्स के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये जो डिटेल्स फॉर्म 16 या 16A में मेंशन है वो यहाँ पोर्टल पे ऑलरेडी फिल्ड अप होंगी, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। और अगर कुछ करेक्शन है तो आप एडिट दबा के उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। सो पहला फील्ड है B1 इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ मैं एडिट पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रॉस सैलरी प्री फिल्ड है, और अगर मैं चाहूं तो इसको एडिट कर सकता हूं अगर कुछ एरर है तो अगर मैं इसको चेंज करता हूं, लेट्स से ये कर दिया मैंने, तो यहाँ पर लिखा आ गया कि सैलरी इनकम एंटर्ड इज लेस देन द सैलरी डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज री-वेरीफाई। यानी अगर कुछ चेंज है तो आपको कहता है कि आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रहा है, स्टिल
अगर आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ मिसमैच होगा तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ क्वेरी करके इन्फॉर्मेशन सीख करे। अंडर सेक्शन 16 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में भी एप्लीकेबल होती है, तो ये ऑटो फिल्ड है, इसे मुझे मैनुअली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जो लोग सैलरीड होते हैं ये डिडक्शन उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होती है। तो ग्रॉस इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज ये यहां पर शो कर देगा। मैं इसको सेव कर देता हूं वेरीफाई करने के बाद। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो आप उसे यहां शो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं इसे क्लिक करता हूं। अब यहां पर 3 टैब्स हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। फ्रेंड्स, आपका बैंक अगर आपको कुछ इंटरेस्ट पे करता है, चाहे वो एफडी के अगेंस्ट हो जिसे यहाँ डिपॉजिट करके शो किया गया है, या आपका नॉर्मल सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो, वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है और वो एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 26AS इन तीनों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। वो यहां पर प्री फिल्ड है। अगर कुछ करेक्शन है तो आप इसको क्लिक करके यहां एडिट दबा के करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि ये फिगर्स बिल्कुल ठीक हैं तो आप इसको अनचेंज्ड छोड़ सकते हैं। लास्ट फील्ड है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका कुछ रिफंड बन रहा था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर 6% पर ईयर का इंटरेस्ट पे करता है, वो भी आपकी इनकम में काउंट होता है और इस फाइनेंशियल ईयर में उस पर आपको टैक्स भी पे करना होगा एज पर योर टैक्स स्लैब। तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी और ये जो इंटरेस्ट इनकम है इनका टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर आपके कैपिटल गेन्स हैं तो उसके लिए आपको आईटीआर फॉर्म 2 भरना होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं यहाँ कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट में आता हूँ टोटल डिडक्शंस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि न्यू टैक्स रिजीम में मोस्टली आपको डिडक्शन नहीं ही मिलती है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और एनपीएस के अंडर कवर होते हैं तो उनका एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD2 डिडक्टेबल होता है, तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है, आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना होता है। तो वो आपके फॉर्म 16 में भी मेंशन होगा और यहाँ भी प्रीफिल्ड होगा। अगर कुछ करेक्शन की जरूरत है तो आप यहाँ एडिट दबा के करेक्शन कर सकते हैं। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। नेक्स्ट है टैक्स पेड। अब बैंक ने, आपके एम्प्लॉयर ने जिस भी सोर्स से आपको इनकम मिल रही है और उसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो डिटेल्स यहाँ पर विजिबल होंगी। मैं शेड्यूल टीडीएस पे क्लिक करता हूं तो ये एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट डिडक्ट किया है वो यहाँ पर विजिबल है। आप यह देख सकते हैं कि इतना इनकम टैक्स जो है ये एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है। आप अपने फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है तो यहाँ मैं लेफ्ट पे आता हूं और इसको क्लिक करता हूं। क्लिक करने से यहाँ एडिट का बटन एक्टिव हो जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। इसमें मैं क्लिक करता हूं तो अदर देन सैलरी, मान लीजिए मैंने बैंक में कोई एफडी कर रखी है तो बाय डिफॉल्ट बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि हर एफडी पे 10% डिडक्ट करो, अनलेस जो पर्सन है वो आपको एक फॉर्म 16H या 16G भरकर देता है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कि मैं टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता हूं, कृपया मेरा टैक्स डिडक्ट ना करें। और न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग इस फॉर्म का नंबर हो गया है फॉर्म 121। फॉर्म 121 कैसे भरना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं और आपकी एफडीज हैं तो बैंक आपका इंटरेस्ट डिडक्ट ना करे, उसके लिए आप 1 अप्रैल को ही फॉर्म 121 भरकर अपने बैंक में जमा करा दें। इसमें मुझे दिखा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इतना मुझे एफडी का इंटरेस्ट मिला है और इतना टैक्स बैंक ने डिडक्ट कराकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करा दिया है। अगर आपका और कहीं से भी टैक्स कटा होगा तो वो डिटेल यहाँ विजिबल हो जाएंगी। ये बॉटम पर है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसको क्लिक करते हैं। अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स जमा कराया है तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होंगी और सेल्फ असेसमेंट टैक्स करंट ईयर में अगर आप पहले ही जमा करा चुके हैं तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर विजिबल होंगी। टोटल टैक्सेस पेड, तो यहाँ पर सम विजिबल होगा। मैं यहाँ पे कंफर्म दबा देता हूं। लास्ट है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। मैं इसे क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो कर रहा है ये मेरी टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम में टैक्स पेएबल इतना बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आप ईयर वाइज एक एक्सेल शीट मेंटेन करें। आप चाहें तो इसमें अलग अलग टैब ऐड करके हर साल का रिकॉर्ड एक ही एक्सेल शीट में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको खुद भी कैलकुलेशन क्लियर हो जाएंगी कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और जो आपके हिसाब से इनकम टैक्स आ रहा है और जो पोर्टल पे इनकम टैक्स दिखा रहा है वो मैच कर रहे हैं या नहीं। ऐसा करने से कोई मेजर गलती होने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाएगी। ये एक्सेल शीट बनाना बहुत सिंपल है। मैंने अपनी एमएस एक्सेल की सीरीज में एक्सेल के बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक फॉर्मूले कैसे लगाने हैं उनको एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट लर्न एमएस एक्सेल में जाके उसे देख सकते हैं। नाउ मैं पोर्टल पर वापस आता हूं तो इस पेज पर आपकी टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट विजिबल होगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस अमाउंट को
नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर देता है ताकि आपका पेएबल टैक्स डेसिमल में ना आए। टैक्स पेएबल और टोटल इनकम यहाँ पे प्री कैलकुलेटेड है। इस टैक्स पेएबल पर 4% सेस लगता है, 2% हेल्थ सेस एंड 2% एजुकेशन सेस। तो ये करने के बाद आपका जो टोटल टैक्स पेएबल है वो इतना आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ एक चीज लिखी है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। इसके लिए आपको फॉर्म 10E भरना होगा, जिसको आप यहीं से क्लिक करके भर सकते हैं। इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपका एरियर बनना था, लेट्स से 50,000 आपका एरियर बनना था, वो आपको पे होना था 2024-25 में। या मान लीजिए 2024-25 में 2 महीने की सैलरी आपको नहीं मिल पाई ड्यू टू सम रीजन, और वो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मिली है। अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इस वजह से आपकी इनकम काफी ज्यादा बढ़ी हुई दिखा रहा है, जिसमें से कुछ इनकम एक्चुअली 2024-25 को बिलोंग करती है। अब 25-26 में ज्यादा इनकम होने की वजह से आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आ गए और आपको हायर टैक्स पे करना पड़ा। वेयर एज अगर ये इनकम 2024-25 में ही सही समय पे अकाउंट हो जाती तो आपका टैक्स कम बनता। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक ऑप्शन देता है कि इस इनकम को आप 24-25 की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करवा सकते हैं, और उस समय अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते थे तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल इंटरेस्ट एंड फी। अंडर सेक्शन 234C 1% पर मंथ की पेनल्टी लगती है अगर आप टाइमली इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हर क्वार्टर की लास्ट मंथ की 15th को, जैसे 30 जून को क्वार्टर एंड होता है पहला, तो 15 जून तक एडवांस टैक्स आपका जो भी बन रहा है आप जमा करा दें। आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करके जमा करा रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आपका एफडी या अदर सोर्सेज से इनकम है तो वो आपके एम्प्लॉयर को नहीं मालूम, तो उसके लिए आपको एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। अगर ये एडवांस टैक्स आप जमा ना करवाएं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 234C 1% पर मंथ की पेनल्टी लेता है। मान लीजिए कि जून में मेरा एफडी इंटरेस्ट 15,000 मैंने अर्न किया, अब बैंक इस पे 10% यानी कि 1500 वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देता है। और मान लीजिए कि मैं 20% की ब्रैकेट में आता हूं तो रिमेनिंग 10% मुझे जमा कराना है एज एडवांस टैक्स। अगर मैं नहीं करवाता तो इस पेएबल टैक्स पे 1% पर मंथ की पेनल्टी लगती रहेगी जब तक मैं उसे जमा ना कराऊं। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की जुलाई में रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो 13% की पेनल्टी मुझे इस पर पे करनी पड़ेगी, लास्ट ईयर जून से लेके अगले साल जुलाई तक का। सिमिलरली जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है मार्च में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि मेरा हिसाब कर दो। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरा टैक्स कितना बन रहा है और मैंने एस्टीमेट लगा के लमसम एडवांस टैक्स भी जमा नहीं कराया, तो क्या होगा कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, मैं जुलाई में भर रहा हूं तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए 4% में अनदर पेनल्टी पे करूंगा ऑन टोटल टैक्स पेएबल आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 234B। तो ये दो पेनल्टीज पेएबल होती हैं। इसीलिए अगर आपकी अदर सोर्सेज से कोई इनकम है तो या तो आप अपने एम्प्लॉयर को ही दे दें कि मेरी सैलरी से ज्यादा टैक्स डिडक्ट करा दो, मैं आपको लिखकर ऑथराइज कर रहा हूं, ऐसा करने से मुझे ये पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिवली आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ई पे टैक्स में जाके एडवांस टैक्स जमा करा दें। ये जो 234B और C में पेनल्टी दिखा रहा है, इसका कंप्यूटेशन अगर आप देखना चाहें तो आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको कैलकुलेशन भी दिखा देगा कि इसका ब्रेकअप क्या है। अब फाइनली जो टैक्स पेएबल है अलोंग विद ये जो पेनल्टी और यू कैन से इंटरेस्ट, वो इतना बन रहा है। मैं इसे कंफर्म कर देता हूं अगर सब सही है तो। नाउ मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूं, तो अगर कहीं कोई मैंडेटरी चीज भरनी रह गई होगी या कुछ एरर होगी तो मुझे दिख जाएगा। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाने के बाद आपने जो भी डिटेल भरी है उनकी समरी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप ये सारे फील्ड्स क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी एक्सेल कैलकुलेशन से, या जहां भी आपने पेन पेपर मोड में कैलकुलेशन की हो आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। देखिए असेसमेंट ईयर और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो माइनर हेड है 300 वो यहाँ पे प्री फिल्ड है। अगर आप एडवांस टैक्स जमा करा रहे हैं तो उसमें माइनर हेड होता है 100, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का होता है 300 जो कि यहाँ पे प्री फिल्ड है। अमाउंट भी प्री फिल्ड है, आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, बट नेचुरली इसने अमाउंट उतना ही उठाया है जितना पेएबल है, तो मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ कई सारी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, या अगर आप पेमेंट गेटवे यूज करके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें जिसके लिए कुछ चार्जेस पेएबल होते हैं, मोस्टली 0.8% प्लस जीएसटी ये एडिशनल चार्ज लगते हैं, तो आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप यूपीआई का क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। यहां जाके आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उससे हो जाएगा। अदरवाइज आप डेबिट कार्ड में जाएंगे, मान लीजिए मैं एसबीआई का पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेता हूं, कंटिन्यू करता हूं। अब कंटिन्यू करने से सारी डिटेल प्री फिल्ड है। अमाउंट वेरीफाई करने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन बॉटम पे स्क्रॉल करके एग्री करके सबमिट टू बैंक दबा देते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछेगा, कैप्चा यहाँ पे फिल कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसको यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके मल्टीपल डेबिट कार्ड हैं तो आपको सेलेक्ट करना होगा, तो आप जिस भी डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें उसको क्लिक करके कंफर्म दबा दें।
कार्ड होल्डर का नाम, तो यहाँ एक्सपायरी डेट और पिन डाल देंगे। इमेज कैप्चा जो है इसको यहाँ पर एज इट इज टाइप कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पेमेंट हो गया है। यहाँ पेमेंट डिटेल ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है और बॉटम पे कंफर्म है, इसको क्लिक कर देते हैं। अब मैसेज आ गया यहाँ, पेमेंट वाज सक्सेसफुल। अब यहाँ लिख रहा है द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल और यहाँ से आप रिसीट डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब ये जो चालान रिसीट है इसमें अमाउंट, डेट ऑफ डिपॉजिट, बीएसआर कोड, चालान नंबर, ये सब डिटेल पहले मैनुअली फिल करनी होती थी, अभी ये आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिकली फिल हो गई होंगी। अब मैं बैक टू रिटर्न फाइलिंग क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने पर अभी जो टैक्स पेड है वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस कम दिखा रहा है। इसको मैं क्लिक करके वेरीफाई करता हूँ। क्लिक करते हैं, बॉटम पे जाते हैं, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो क्योंकि मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ जो मैंने चालान भरा है उसकी डिटेल आ रही है, तो इसको कंफर्म कर देते हैं। अब बॉटम पे चलते हैं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब आपकी सारी डिटेल दोबारा से शो कर रहा है और देखिए टॉप पे लिखा है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0, दैट इज अब कुछ भी लाइबिलिटी नहीं बची है। बॉटम पे स्क्रॉल करके प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ आपका नाम और फादर्स नेम प्री फिल्ड होगा, इसको क्लिक कर देते हैं और प्लेस में आप जिस भी स्टेट या जिस भी लोकेशन से भर रहे हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप किसी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से भरवा रहे हैं तो उसकी डिटेल भरिए, अदरवाइज ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि आप खुद ही भर रहे हैं। बॉटम पे है प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, यानी इस फॉर्म में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है प्रीव्यू। प्रीव्यू में आपका पूरा फॉर्म सामने आ गया है। प्रीव्यू में अलग अलग टैब्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, तो आप जिस भी टैब को वेरीफाई करना चाहें खोल के डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज डाउनलोड प्रीव्यू करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो पीडीएफ पढ़ने के बाद, वेरीफाई करने के बाद बॉटम पे है प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब है ई वेरीफाई, तो आप आधार ओटीपी भेजकर सिंपली इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बॉटम पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूं। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जेनरेट आधार ओटीपी। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस चला जाएगा जिसको हम यहाँ फिल कर लेंगे। वैलिडेट दबा देंगे ओटीपी भरने के बाद। यहाँ ये लिख रहा है कि अगर आपने सबमिट दबा दिया तो उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं सबमिट को क्लिक कर देता हूँ, सबमिटेड सक्सेसफुली। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो डाउनलोड रिसीट और गो टू डैशबोर्ड, तो आप एक्नॉलेजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और गो टू डैशबोर्ड पे जाके थ्री डॉट में जाके ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स, यहाँ से आप आई वुड सजेस्ट कि फॉर्म भी डाउनलोड करके रख लें और रिसीट तो आपने डाउनलोड कर ही ली है। तो आपने उस ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए क्या क्या भरा था वो फील्ड अपने रिकॉर्ड में हमेशा रखिए और आप ईयर वाइज फोल्डर बना के रखिए कि इस ईयर में क्या क्या डिटेल मैंने इकट्ठी की थी और जिसके बेस में मैंने रिटर्न फाइल किया था। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको यूजफुल लगी होगी। इफ़ येस तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेरियस प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो आप यहाँ सामने देख सकते हैं, आप उनको भी विजिट कर देख सकते हैं और अगर आपको वो पसंद आए तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।